तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा सारणिक चल रहा था, तो इसके पहले वाली क्लास में हम एक्सरसाइज 4.1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं एक ही क्लास में हम खत्म करेंगे। बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग चैनल को देखिए और सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, कमेंट करिए और अपने जो भी साथी दोस्त हैं उनके पास शेयर भी करिए। तो बच्चों, अभी आपको हम एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करवा रहे हैं। इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचेंगे जो इस एनसीईआरटी बुक में नहीं है, उन क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करवाएंगे। तो हमारा लक्ष्य ये होता है कि आपको 100 बाई 100 में तैयारी करवाई जाए, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ही सॉल्व करके आप 100 पाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो आइए हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो इसके फार्मूले हैं जिनका यूज करके हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, उनको पहले हम देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है। तो देखिए, यदि कोई त्रिभुज है, उनके शीर्ष x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो जब आप क्लास 10th में पढ़ रहे थे, वहां पर आप त्रिभुज के 3 शीर्ष ये तो होते ही हैं, उनका एरिया निकालना आप लोग सीखे थे। तो देखिए, हम क्या सीखे थे, पहले वही फार्मूला हम लिख लेते हैं। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, उसके बाद y3 माइनस y1 प्लस x3, फिर y1 माइनस y2। तो ये फार्मूला हम 10th में सीखे थे। इसके मदद से हम क्या करते थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे। अब इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला है उसको हम सारणिक के रूप में भी लिख सकते हैं। तो देखिए, सारणिक के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आप सारणिक पढ़ रहे हैं। सारणिक के रूप में लिखने पर तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल वन बाई टू तो बाहर ही है। अब याद कैसे आपको रखना है, जो x वाला है उसको आपको पहले स्तंभ में लिखना है x1 x2 और x3। जो y वाला है उसको दूसरे स्तंभ में लिखना है y1 y2 और y3। तो क्योंकि सारणिक में स्तंभ और पंक्ति समान होते हैं, तो यहां तो एक पूरा आ गया, ये यहां पे भाई z होगा, y हम लिख दिए z3 और यहां पे y3। तो x1 x2 x3 y1 y2 y3। एक बार इसको हम इरेज करके फिर से लिख दे रहे हैं। देखिए थोड़ा सा, तो ये आपका पहले वाले में x हो जाएगा, x1 x2 और x3 हो जाएगा, और इस वाले में y1 y2 और y3 हो जाएगा। तीसरा वाला जो आपका बचता है, वहां तो फार्मूला बनाने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे 1 और 1 कर दिया गया। तो अब आप देखते हैं कि 3 कोटि का 3 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है वो प्राप्त हो गया। तो यही क्या कहलाया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये फार्मूला आपको इस तरह से याद रखना है, x1 x2 x3 पहले स्तंभ में, y1 y2 y3 दूसरे स्तंभ में, तीसरे में 1 और 1 होगा। तो आइए हम आगे देख लेते हैं कि 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध क्या होगा। अगर तीनों पॉइंट्स जो आपके हैं, ये मान लीजिए
x1 ये है, y1 है, x2 और y2 है, ये x3 और y3 है। ये तीनों बिंदु क्या हैं? संरेख हैं। संरेख का मतलब ये हुआ कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर स्थित हैं। ये क्या कहलाएंगे? संरेख कहलाएंगे। तो अगर इस तरह से होगा तब क्या होगा? देखिए, जो आपका त्रिभुज होता है कुछ इस तरह से होता है। तो तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर स्थित नहीं होते हैं, यानी कि अलग अलग लाइन पे होते हैं। तब उसका क्षेत्रफल का फार्मूला भी ये हम पढ़े। अगर यही त्रिभुज क्या किया जाए, इसको सीधा कर दिया जाए एकदम, तो कुछ इस तरह से आकृति बन जाएगी, यानी ये लाइन ऐसे हो जाए, ये लाइन ऐसे हो जाए। तो जब सीधा हो जाएगी तो इसमें कोई एरिया नहीं बचेगा, यानी कि कोई भी क्षेत्रफल नहीं होगा, क्योंकि किसी लाइन का कोई भी क्षेत्रफल नहीं होता है। तो जब कोई क्षेत्रफल नहीं होगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आपका शून्य हो जाएगा। इस तरह से अपने दिमाग में आपको फार्मूला रखना है। तो देखिए, यदि x1, y1, x2 और y2 तथा x3 और y3 क्या है? संरेख हैं। संरेख हों तब, आपके याद करने के लिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यदि संरेख हैं तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्यों शून्य हो जाएगा? अभी आपको समझा दिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाता है। तो शून्य हो जाएगा तो क्षेत्रफल अभी पढ़े 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 यहाँ पे हो जाएगा, फिर y1 माइनस y2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये जो आपका क्षेत्रफल है, जब भी समरेख दिया रहेगा इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कहीं लिखा भी होगा कि 1/2 इंटू गुणे में है, इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा पूरा। तो आप इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो। ये इज इक्वल टू 0। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, इसे आप याद रखेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रहेगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, उसी को इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ये बातें आपको याद रखना है। अब देखिए, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट आपको और याद रखना है, बता दे रहे हैं यहां पे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो हमेशा कैसा होगा? धनात्मक होगा। ये तो आपको पता ही है। तो इसलिए जो पॉजिटिव वैल्यू होगी उसी को हमेशा हम लेते हैं। अगर निगेटिव वैल्यू भी अगर क्वेश्चन में आपके आ गई है तो आपको निगेटिव में नहीं लिखना है, आपको आंसर पॉजिटिव में ही लिखना है, क्योंकि एरिया कभी भी माइनस नहीं होती है। लंबाई चौड़ाई हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयु हो गई, तो ये सब कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट इसी में आपको क्या याद ध्यान रखना है कि अगर यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो, तब क्षेत्रफल आपको कैसे रखना है? हमेशा प्लस माइनस में रखना है, यानी कि एक बार प्लस रखेंगे और एक बार माइनस रखेंगे। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसको आपको सॉल्व हम करते हैं। तो इसमें करना क्या है? फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। इन तीनों पॉइंट से क्या करना है? त्रिभुज का आपको एरिया निकालना है।
तो देखिए एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है, फार्मूला लगाना है। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स दिए हैं उन पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, यहां पे हम अगर इनको हम कुछ नाम दे दें तो नाम दे दें, या नाम ना दे तो ऐसे लिख लेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, x1 y1 1 कामा 0, दूसरा पॉइंट होता है x2 कामा y2 6 कामा 0, तीसरा पॉइंट आपका है x3 कामा y3, ये है 4 कामा 3। तो जो 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं उनको कुछ इस तरह से लिख लेना है। अब तो देखिए यहाँ पे फार्मूला आपका 1/2 हो गया, x1 x2 और x3। पहला जो स्तंभ है उसमें x रहेगा, दूसरे वाले स्तंभ में आपका क्या रहता है, y रहता है, तीसरे स्तंभ में तीनों में 1 और 1 होता है। अब इसी पे आप वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए x1 कितना है, 1 है, x2 कितना है, 6 है, x3 कितना है, 4 है, y1 देखिए 0, y2 कितना है 0 और y3 कितना है 3, बाकी 1 1 1। तो ये आपका हो गया। अब आपको पता है कि 3/3 जो डिटर्मिनेंट होता है उसका प्रसार आप किसी के भी अनुदिश कर सकते हैं, चाहे आप R1 R2 R3 या C1 C2 या C3 के अनुदिश आपको विस्तार करना है। ये भी आपको बताए थे कि जिसमें ज्यादा जीरो हो उसी के अनुदिश आपको प्रसार करना होता है, क्योंकि अगर उसमें जीरो है तो आपको गुणा भाग ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, वो पूरा आपका जीरो हो जाएगा। तो ये जो C2 देख रहे हो, C2 इसमें 2 जीरो हैं, तो आप इसी के अनुदिश इसका विस्तार कर सकते हैं, बाकी जहां मन वहां पे आप कर सकते हैं। तो चलिए हम यहां पे कर देते हैं। चलिए R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो R1 के अनुदिश प्रसार कर दीजिए। तो 1/2। अब यहां पे इसका साइन प्लस होता है, आपको बताए थे। करना क्या है, इसको काटना और इसको काटना है, फिर जो बचेगा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 का 0 में करेंगे 0, 3 का 1 में करेंगे तो 3, तो 0 - 3। इसका साइन माइनस होता है तो माइनस कर दिए। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप रफ में लिख कर काट सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन होती है। तो देखिए इसको काट दीजिए और इसको काट दीजिए, यहाँ 6 कम 6, 4 1 कम 4, तो ये हो गया। उसके बाद +1, ये कट गया और ये कट गया, तो 6 3 18 और 4 का 0 में करेंगे तो 0, तो यानी कि 18 - 0 हो गया। 1/2, 0 से 3 माइनस करेंगे तो -3 ही आएगा। 0 से कहीं पर भी मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही आता है। +1, 18 में 0 माइनस करेंगे तो 18 ही आएगा। तो 1/2, 3 का इसमें करेंगे तो -1, ये तो 0 ही है। 18 एक में करेंगे तो क्या आ जाएगा 18। अब +18 से -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा +15, ये आपका आया 15/2। अगर इसको आप भाग कर लेते हैं तो 7.5 वर्ग इकाई, तो ये आपका क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। आइए हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दूसरा आपका क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग स्वयं करिएगा। तो आइए इसको हम देख लेते हैं, हमको क्या क्या दिया है। x1, y1 आपको दिया है -2, -3, और आपको दिया है x2, y2 3, 2, और दिया है x3, y3 -1, -8। अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देना है।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक रूप में आपको यहाँ पे लिखना है, आंसर वही आएगा, लेकिन आप सारणिक पढ़ रहे हैं तो आपको फार्मूला सारणिक का ही यूज करना है। क्या हो जाता है 1/2, यहां क्या हो जाएगा x1 x2 और x3, y1 y2 y3, यहां पे 1 1 आ जाएगा। अब जो भी वैल्यू हमारे पास है उनको आप रख दीजिए। तो देखिए क्या है -2, x2 की वैल्यू 3, x3 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू -3, y2 की वैल्यू 2 और y3 की वैल्यू -8, 1 1 और 1, ये आपका आ गया। अब विस्तार कर दीजिए, तो किसी के, क्योंकि कहीं कोई जीरो नहीं है तो आप किसी के भी अनुदिश आप विस्तार कर दीजिए। यहां पे हम लिख देंगे R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर तो ये हो गया 1/2, तो बाहर ही रहेगा। इसका साइन क्या होता है, देखिए R1 इसी के अनुदिश करना है तो इसका साइन तो प्लस ही होता है। इसके सीध में नीचे और इसके सीध में यहाँ पे काट दीजिए, 2 1 कम 2 और 8 1 कम 8, यहां माइनस होता है इसलिए ये क्या हो गया प्लस। इसका साइन माइनस, तो माइनस माइनस बन गया प्लस, +3। इसे काटिए और इसे काटिए, तो 3 1 कम 3 और 1 1 कम 1, यहां माइनस था इसलिए यहाँ पे +1 हो गया। और जो ये कुछ नहीं, यहाँ पे 1 जो आपका है प्लस में होता है तो +1, इसे काटिए और इसे काटिए, तो 8 3 24 -24, 2 1 कम 2 -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन आप लोग सुधारिए, ऐसा नहीं है कि जैसे हम डायरेक्ट गुणा यहाँ पे कर ले रहे हैं। तो आप लोगों को अगर दिक्कत आ रही है तो आप लोग कहीं पर भी लिखकर उसको कर सकते हैं। तो 1/2 -2, 8 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 3 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 घटाएंगे तो -22 हो जाएगा। 1/2, 10 दूना 20, 4 तिहाई 12, 22 एकम 22 हो गया। 1/2 माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -42 हुआ, +12, तो +12 आप घटा दीजिए, तो +12 यहाँ पे अगर घटा देंगे तो -30 आ जाएगा, और 2 का भाग कर देंगे तो -15 आ जाएगा। तो अभी आपको समझाए कि जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो यहाँ तो ऋणात्मक आ गया, तो ऋणात्मक आपको वैल्यू नहीं लिखना है, हमेशा धनात्मक वैल्यू लिखना है। तो लिख देंगे अभीष्ट, अभीष्ट का मतलब जो आपको जरूरत है वो मिला है यहाँ पे, अभीष्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये आपका आ गया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी यूनिट इकाई नहीं दी गई थी, इसलिए आपको एरिया जो लिखना है उसका क्षेत्रफल वर्ग इकाई में लिखना है। ये बात ध्यान रखना है, मात्रक जरूर लिखना है। वर्ग इकाई का मतलब ये हुआ कि अगर सेंटीमीटर में होगा तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में होगा तो वर्ग मीटर, किलोमीटर में होगा तो वर्ग किलोमीटर होगा। कुछ नहीं दिया होता है तो वर्ग इकाई लिखा जाता है। तो आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है, इसमें पूछा है दर्शाइए कि ये दोनों तीनों जो पॉइंट्स दिए हुए हैं क्या ये संरेख हैं कि संरेख नहीं है। तो देखिए संरेख दिखाने के लिए आपको 0 दिखाना पड़ता है, क्योंकि अगर एरिया 0 आ गया तब आपके तीनों पॉइंट संरेख हो जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं, जो पॉइंट्स दिए हैं उनको हम लिख लेते हैं। x1 y1 आपको दिया है a, b + c, और जो b पॉइंट आपको यानी कि x2, y2 दिया हुआ है वो b, c + a दिया हुआ है, और c जो दिया है x3, y3 वो c
कामा ए प्लस बी दिया हुआ है। इन्हें दिखाना है संरेख। यहां पे हम लिख देते हैं यदि तीनों बिंदु संरेख होंगे तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। तो अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी जो फार्मूला यूज हो रहा था उसी को लिखेंगे। तो 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब वैल्यू जो दी गई हैं उन्हीं को रख लेना है। तो देखिए वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू a है, x2 की वैल्यू b है, x3 की वैल्यू c है, उसके बाद y1 की वैल्यू b प्लस c, उसके बाद c प्लस a, उसके बाद फिर a प्लस b, तीसरे वाले में 1 और 1। अब यहां पे आप किसी के अनुदिश क्या कर दीजिए? प्रसार कर दीजिए। तो चाहे जिसे के अनुदिश आप प्रसार कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम R1 के अनुदिश क्या कर देते हैं? प्रसार। अनुदिश का मतलब उसी के दिशा में, प्रसार या विस्तार कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये 1/2, इसका साइन प्लस होता है, इसके सीध में आप काट दीजिए, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो c प्लस a होगा। अब यहां पे हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं। देखिए आप लोग अगर आ रहा है, कैलकुलेशन सही आ रहा है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। ये प्रैक्टिस से आपको आएगा। यहां लगा देते हैं माइनस। देखिए ये दोनों कटा है, 1 का करेंगे तो a प्लस b, ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए a और b दोनों क्या हो गए? माइनस में हो गए। ये बात ध्यान रखना है। इसका साइन माइनस होता है तो आप यहां पे क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए b प्लस c। इसके सीध में आप काटिए और इसके सीध में काटिए। देखिए तो 1 का b में करेंगे तो b और c का 1 में करेंगे तो c, यानी कि b माइनस c। 1 का साइन क्या होता है? प्लस होता है। इसके सीध में आप काट दीजिए इसको। तो जब इसके सीध में काट दिए तो b का मल्टीप्लाई करेंगे तो ab, b का करेंगे तो b स्क्वायर माइनस c का करेंगे तो माइनस c स्क्वायर और इसका करेंगे तो माइनस ac। अब यहां पर भी आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए दोनों का साइन चेंज हुआ है। तो एक लाइन थोड़ा डायरेक्ट यहां लिखी गई है, ये बात आप ध्यान रख सकते हो। आप चाहो तो ब्रैकेट का यूज करके उसके बाद आप हटा सकते हैं। तो देखिए 1/2, यहां पे ये दोनों एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो गया तो बचा क्या? a, और यहां पे बचा c माइनस b। यहां आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, फार्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की वैल्यू b और b की वैल्यू c यहाँ पे है। इसका मल्टीप्लाई हो गया प्लस 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, यानी कि ab प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और माइनस ac। अब जो बचा हुआ है उसका भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। a का c में करेंगे तो ac, a का b में करेंगे तो ab, ब्रैकेट हटा दीजिए, दोनों के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। बचा क्या? ab प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस ac। अब देखिए इसमें कैंसिल क्या हो रहा है? एक प्लस का ac, एक माइनस का ac कैंसिल, माइनस ab प्लस ab कैंसिल, प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, सब कुछ कैंसिल हो गया। कितना आ गया? 0 आ गया।
तो यहां पे एरिया आ गया ट्रायंगल का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 0। तो आप यहां पे लिख सकते हैं अतः तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे, संरेख होंगे। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी दो पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट यहां पे हम सॉल्व करेंगे, एक आप लोग स्वयं करिएगा। क्या बोला है कि प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, जहां इनके शीर्ष कुछ ऐसे दिए हुए हैं। तो आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल दिया है तो आपको फार्मूला क्षेत्रफल का ही यूज करना है। तो चलिए हम सेकंड पार्ट इसका हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट आप लोग करिएगा इसी तरह। क्या दिया है देखिए, जो भी पॉइंट्स दिए हैं उनको हम लिख लेते हैं। -2, 0, x2, y2 हमको दिया है 0, 4 और x3, y3 दिया है 0, k। ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं और हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, उसको लिख लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया है 4 वर्ग इकाई। तो अभी हम शुरू में ही आपको बताए कि जब क्षेत्रफल आपको दिया रहेगा उसको हमेशा प्लस माइनस में आपको लिखना है, क्योंकि जब क्षेत्रफल निकाला गया होगा हो सकता है कि किसी रूट का आया रहा होगा, तो इसलिए हमेशा वो प्लस माइनस में रखा जाता है। अब लगा दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, x1, x2, x3, y1, y2, y3 और यहाँ पे 1, 1, 1 आ गया इज इक्वल टू ±4 आ गया। अब देखिए सारी वैल्यू यहाँ पे आप रख दीजिए, जो भी हमको वैल्यू दी गई है। x1 की वैल्यू यहाँ हमको मिल जाएगी -2, x2 की वैल्यू 0 और x3 की वैल्यू भी 0 मिल गई। y1 की वैल्यू हमको क्या मिली है, 0, y2 की वैल्यू 4 मिली है और y3 की वैल्यू k 1, 1, 1 इज इक्वल टू ±4। अब इसका आप देखिए 1/2 यहां बार बार लिखना पड़ेगा, इसको आप दूसरी तरफ ले जाइए, इधर बटे में है तो उधर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, इस सारणी का प्रसार करना है। तो प्रसार जिसमें ज्यादा जीरो हो उसी के अनुदिश आपको प्रसार करना है, बाकी आप किसी के भी अनुदिश कर सकते हैं, आंसर में कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो देख रहे हैं C1 में 2 जीरो हैं, तो हम C1 के अनुदिश प्रसार करेंगे। तो C1 के अनुदिश विस्तार या प्रसार करने पर तो कर दीजिए। देखिए यहां पे माइनस, इसका साइन तो माइनस ही होता है, इसे काटिए और इसे काटिए तो 4 1 कम 4, k 1 कम k। अब देखिए इसका साइन क्या होता है, माइनस होता है। जीरो है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप प्लस लिखिए चाहे माइनस लिखिए, पर हम यहाँ पे -0 लिखते हैं। देखिए 0 ये हुआ और ये हुआ, बचा क्या, 0 1 कम 0, k 1 कम k, 0 - k। इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस होता है, +0। इसके सीध में काटिए, 1 का 0 में मल्टीप्लाई 0, 4 का 1 में करेंगे तो 4, यानी कि 0 - 4 इज इक्वल टू, ये दो जो आपका था हम उधर मल्टीप्लाई किए थे, तो 4 दूना कितना हुआ था, 8। तो प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह से आप इनको कुछ शॉर्ट कर पाएंगे। तो यहां पे हम थोड़ा सा इरेज करके लिख देते हैं, आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए। तो देखिए यहां पे हम लिख देते हैं, तो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। -2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा,
-2 का -k में करेंगे तो +2k हो जाएगा। बाकी आप देख रहे हैं 0 से मल्टीप्लाई है तो सारे आपके 0 ही हो जाएंगे, तो उनको कुछ जोड़ना घटाना नहीं है। इज इक्वल टू प्लस माइनस हो गया 8। अब आप ध्यान से यहां पे ये देखेंगे कि प्लस माइनस आया है, तो एक साथ तो आप प्लस माइनस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक बार धनात्मक वैल्यू लेना है और एक बार आपको क्या करना है, ऋणात्मक वैल्यू लेना है। तो चलिए हम बारी बारी से ले लेते हैं। तो एक बार हम लेंगे धनात्मक मान लेने पर, तो ये हो गया -8 + 2k इज इक्वल टू क्या हो गया, +8। एक बार हम देख लेते हैं, यही वैल्यू है, तो हाँ यही वैल्यू आपकी थी। अब इसको क्या करिए, 8 को उधर आप ले जाएंगे यानी दाहिनी तरफ, तो ये हो जाएगा +8, जोड़ लेंगे तो 16, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो k की वैल्यू हमको मिल गई क्या, 2 से डिवाइड कर देंगे तो +8 मिल गई। अब चलिए हम ऋणात्मक वैल्यू ले लेते हैं, और ऋणात्मक मान लेने पर तो ऋणात्मक मान ले लीजिए, तो -8 + 2k इज इक्वल टू कितना हो गया, -8। अब आप देख सकते हैं कि LHS RHS में अगर इक्वल वैल्यू होती हैं तो दोनों कैंसिल हो जाती हैं, तो इनको दोनों को आप कैंसिल कर दीजिए, तो 2k इज इक्वल टू बचा 0, 2 इधर आया तो बटे में हो गया, भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। यहां जो k की वैल्यू हमारी आई वो 0 या कितना लिखेंगे हम, 8। तो k के 2 मान यहां पे आ गए और यही क्या है, हमारा आंसर आया। तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो इसमें एक क्वेश्चन बचा हुआ है वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है, उनमें क्या करना है कि सारणिकों का प्रयोग करके इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा का समीकरण बताना है। इसमें भी 2 पार्ट हैं, तो दोनों सेम एक जैसे लगेंगे। एक क्वेश्चन इसमें से आपको हम बता रहे हैं। तो पहले आप देखिए कि इसमें फार्मूला क्या यूज होगा। तो देखिए हम यहाँ पे फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो फार्मूला आप ये यूज करेंगे, बिंदु x1, y1 तथा x2, y2 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। तो समीकरण क्या हो जाएगा, देखिए एक ही फार्मूला है, उसी तरह वो कई रूप में यूज हुआ। जो एरिया का फार्मूला है वही हर जगह यूज हो रहा है। देखिए अगर कोई भी रेखा होगी, लाइन होगी, वो तो सीधी ही होगी। अगर लाइन सीधी होगी तो संरेख होंगे सारे पॉइंट्स, तो एरिया आपका यहां पर भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, फार्मूला एक ही सब में यूज हो रहा है। तो समीकरण हमारा हो जाएगा 1/2। एक बात इसमें ध्यान देना है जो सबसे अलग है, वहां पर 3 पॉइंट्स होते थे, यहां पे हमको तीसरा पॉइंट नहीं पता है। लेकिन कोई भी लाइन होती है, उस लाइन पे तो असीमित पॉइंट होते हैं, यानी कि इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि सारणिक के यूज में 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, एक पॉइंट इसमें हम क्या करते हैं, x y को मान लेते हैं। अब हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गया और इसके मदद से हम सारणिक बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पहला आपका कॉलम है यानी कि स्तंभ है, उसमें x की वैल्यू होती है, दूसरा जो होता है उसमें y और तीसरा जो होता है उसमें 1 होता है। तो यहां पे x3 नहीं है, उसके जगह पे x है, तो हम यहां पे लिखेंगे x, फिर x1, फिर x2। y3 नहीं है, उसके जगह पे y,
फिर y1 फिर y2 1 1 1। तो फार्मूला आपको दिमाग में इस तरह से रखना है। अब सारे पॉइंट्स आप इसी पे रख दीजिए। तो देखिए हमारे पॉइंट्स क्या हैं। तो यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 3 और y यहाँ पे फिर y1 की वैल्यू आपकी 2 और y2 की वैल्यू हो गई 6, फिर 1 1 और 1। ये पॉइंट्स हमको मिल गए। अब क्या करना है आपको, किसी के अनुदिश इसका प्रसार कर देना है। तो हम चलिए विस्तार कर देते हैं इसका, यहां बगल लिख देते हैं। तो समीकरण हम ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पे 1/2 तो बाहर ही है। तो यहां पे हम चलिए R1 के ही अनुदिश यहां पे क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। तो यहां हम लिख देते हैं R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर तो चलिए यहां x है, इसका साइन प्लस काट दीजिए। तो 2 1 कम 2 और ये हो गया 6 कम 6। तो 2 - 6 इसका साइन माइनस होता है। ये काटिए और ये काटिए। तो देखिए ऐसे, तो 1 1 कम 1 और 3 1 कम 3। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है इस तरह काटने में, तब आप क्या करिए, रफ में खींच कर काट लीजिए, जो बचे वहां पे गुणा करके लिख दीजिए। 1 का साइन प्लस इसको काट दीजिए और इसको काट दीजिए। 6 कम 6 और 3 दूना 6। तो 6 कम 6 3 दूना 6 हो गया। तो यहां पे आया 1/2। यक्स माइनस से घट रहा है इसलिए आ जाएगा -4, माइनस वाई यहां भी माइनस से घट रहा है तो आ जाएगा -2। 6 से 6 जाएगा तो 0 आएगा। 1/2 -4x आ गया। यहां पे = 0 होना चाहिए भाई, फार्मूले में = 0 यहां पे, क्योंकि समीकरण बता रहे हैं तो = कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हर जगह यहाँ पे हमको 0 रखना है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 2i। इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 = 0। और जब = 0 है तो 1/2 पूरा आपका कितना हो गया, 0 ही हो जाएगा। तो ये आपका हो गया -4x + 2i और = कितना आ गया, 0। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यहां चाहे आप तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे तो -2x + y = 0 आपको इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए हम इसके आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन जो बचा हुआ है उनको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5th। इसमें भी क्या करना है आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है और पॉइंट्स दिए हुए हैं और k की वैल्यू बताना है। एक बहुविकल्पी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आपको पूरा सॉल्व करके लिखना है। तो देखिए x1, y1 ये है 2, -6, x2, y2 ये है 5, 4 और x3, y3 आपके पास है k, 4 और आपके पास क्या है, क्षेत्रफल भी दिया हुआ है ±35। अब आप क्षेत्रफल का फार्मूला लिख दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आपको पता है प्लस माइनस में वैल्यू आपको रखना है ±35। फार्मूला हो गया 1/2 x1, x2, x3, y1, y2, y3 1 1 1 = कितना हो गया, ±35।
सारी वैल्यूज आप रख दीजिए। x1 की वैल्यू देखिए 2, x2 की वैल्यू 5, x3 की वैल्यू k, y1 की वैल्यू -6, y2 की वैल्यू 4 और y3 की वैल्यू 4, बाकी 1 1 1। ये जो 2 इधर डिवाइड में था दूसरी तरफ जाएगा तो इनटू यानी मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 35 दूना कितना हो गया 70, प्लस माइनस आ गया 70। तो आइए हम देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो किसी के अनुदिश क्या करते हैं हम विस्तार कर देते हैं। तो R1 के अनुदिश प्रसार करने पर तो कर दीजिए, ये दो आप उधर गुणा कर दीजिएगा जो 70 आपका हो जाएगा। तो देखिए 2 का साइन तो प्लस, ये कट गया और ये कट गया, तो 4 एक कम 4 और 4 एक कम 4। इसका साइन माइनस होता है तो ये बन गया प्लस, ये कट गया और ये कट गया, तो 5 एक कम 5 और k एक कम k। इसका साइन क्या होता है प्लस होता है, तो ये कट गया और ये कट गया, तो 5 चौक 20 और 4 का k में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4k हो जाएगा, इज इक्वल टू 35 दूना 70। तो ये तो 0 ही हो गया, ये 6 पंचे 30, 6 का k में करेंगे तो 6k और 1 का गुणा करेंगे तो 20 माइनस 4k बराबर प्लस माइनस 70। ये 30 20 हो गया 50 और ये जुड़कर कितना हो गया 10k बराबर प्लस माइनस 70। 50 आप अब देखिए यहाँ पे क्योंकि प्लस माइनस है तो सॉल्व नहीं होगा, तो आप एक बार धनात्मक और ऋणात्मक वैल्यू लेकर यहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं धनात्मक मान लेने पर। तो धनात्मक मान लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 50 माइनस 10 के, ये जो 70 है इसको किस में लेना है प्लस में लेना है, तो प्लस कितना हो गया 70 हो गया। अब इसको आप उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस 50 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20। तो 20 बटा कितना हो गया -10, काट देंगे कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब एक बार धनात्मक वैल्यू ले लिए हैं, दूसरी बार हमको क्या करना है ऋणात्मक वैल्यू लेना है। यहां पे हम ले लेते हैं ऋणात्मक, और ऋणात्मक मान लेने पर तो ये क्या हो जाएगा 50 माइनस 10 के बराबर कितना हो गया -70 हो गया। 50 उधर गया तो -50 जुड़ गया तो कितना आ गया -120। चाहे तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दें, 0 से 0 कैंसिल कर दें, तो k की वैल्यू सीधा सीधा आपको क्या मिल जाएगी 12 मिल जाएगी। तो देखिए k का मान हमको क्या मिल गया -2 और +12। अब देख लीजिए विकल्प आपका कौन सा सही है, तो ये विकल्प नंबर डी जो आपका है वो राइट है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए आज की क्लास में हम जो एक्सरसाइज 4.2 थे उनके जितने भी क्वेश्चन थे उनको हम पूरा सॉल्व कर लिए हैं। जो 1-2 क्वेश्चन सेम थे उनको छोड़े हैं, आप लोग उनको उसी तरह से सॉल्व करिए। तो इसके अगली क्लास में हम अगली एक्सरसाइज जो है उसको लेकर आएंगे।